हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में ई वे बिल के बारे में जो भी पढ़ा था हम एक बार उसे रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि ई वे बिल एक कंप्लायंस मैकेनिज्म है जिसके अंदर पर्सन जो मूवमेंट कॉज कर रहा होता है, मतलब जो गुड्स की मूवमेंट करा रहा होता है। फॉर एग्जांपल सप्लायर अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है अपने कस्टमर को, तो वो सारी इंफॉर्मेशन जीएसटी पोर्टल पर EWB01 फॉर्म के अंदर अपलोड करेगा और वो भी उसे तब ई वे बिल जनरेट करना है जब वो अपने गुड्स की मूवमेंट को स्टार्ट करने वाला है। मतलब फॉर एग्जांपल उसकी फैक्ट्री से जब ट्रक निकलने वाला होगा फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स टू कस्टमर, तब उसको ई वे बिल जनरेट करना है। फिर हमने पढ़ा था कि ई वे बिल इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट दोनों पे लगता है। और फिर हमने पढ़ा था कि ई वे बिल तब जनरेट करना होता है जब गुड्स की मूवमेंट हो रही हो और गुड्स उसमें 50,000 रुपीज़ से ज़्यादा की वैल्यू के हो। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि अगर अलग अलग कन्वेयंस से गुड्स ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं तो ई वे बिल कौन जनरेट करेगा और कब जनरेट करेगा। अगर गुड्स आपके ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं बाय रोड, तो जो भी रजिस्टर्ड पर्सन होगा सप्लायर या रेसिपिएंट में से, वो ई वे बिल जनरेट करेगा। हो सकता है वो जो सप्लायर या रेसिपिएंट जो भी रजिस्टर्ड है, जो गुड्स में मूवमेंट करा रहे हैं, मतलब जो माल ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं, उनका खुद का व्हीकल है, या फिर हो सकता है उन्होंने हायर कर रखा हो व्हीकल, या हो सकता है वो पब्लिक कन्वेयंस से गुड्स ट्रांसपोर्ट करवा रहे हो। तो इन तीनों ही केसेस में अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो जो भी रजिस्टर्ड पर्सन होगा, चाहे वो सप्लायर हो या रेसिपिएंट हो, वो ई वे बिल जनरेट करेगा। अब बात करते हैं अगर हमारा गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है बाय रेलवे या बाय शिप या बाय एयरक्राफ्ट, तो फिर इस केस में कौन ई वे बिल जनरेट करेगा और कब कर सकता है। तो जो भी रजिस्टर्ड पर्सन होगा, चाहे वो सप्लायर हो या रेसिपिएंट हो, वो ई वे बिल जनरेट करेगा। पर इसमें आपके पास ऑप्शन है। जैसे हमने बाय रोड पढ़ा था तो उसमें ये था कि जब भी आप मूवमेंट यानी आप ट्रांसपोर्टेशन शुरू करा रहे होंगे, आपको उससे पहले ही ई वे बिल जनरेट करना होता था। मतलब कि फॉर एग्जांपल कोई सप्लायर है और उसके फैक्ट्री के बाहर ट्रक खड़ा है ट्रांसपोर्टेशन के लिए निकलने के लिए, तो उसको ट्रांसपोर्टेशन से के लिए अब ट्रक निकले उससे पहले ही ई वे बिल जनरेट करना होता है। लेकिन रेलवे, शिप और एयरक्राफ्ट के केस में ये ऑप्शन दिया गया है कि आप चाहो तो कमेंसमेंट यानी जब वो रेल ट्रेन निकले फ्रॉम प्लेटफॉर्म तब भी आप कर सकते हो, या फिर हो सकता है कि आपकी जब ट्रेन निकल जाए फ्रॉम द प्लेटफॉर्म फॉर ट्रांसपोर्टेशन, तब भी आप ई वे बिल जनरेट कर सकते हो। लेकिन रेलवे के केस में एक स्पेसिफिक कंडीशन है कि आपको गुड्स की डिलीवरी तभी दी जाएगी जब आप ई वे बिल प्रोड्यूस करके रेलवे डिपार्टमेंट को दिखाओगे। इसका मतलब आप ई वे बिल बाद में तो जनरेट कर सकते हो ट्रेन निकलने के बाद, लेकिन आपको ई वे बिल इससे पहले कि वो अपने डेस्टिनेशन स्टेशन पे पहुंचे, आपको उससे पहले ही ई वे बिल जनरेट कर लेना चाहिए। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल के बारे में। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो फ्रॉम अ कार्गो अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो। अब ओवर डायमेंशनल कार्गो क्या होता है? ओवर डायमेंशनल कार्गो ऐसे कार्गोज होते हैं जिसके अंदर आप एक मशीनरी यानी एक बहुत बड़ी मशीनरी का ट्रांसपोर्टेशन करते हो, बड़ी बड़ी मशीनरी का, और उसको ट्रांसपोर्टेशन करने में यानी डिस्टेंस ट्रैवल करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, वो कन्वेयंस बहुत ज़्यादा ही स्लो होता है। तो अगर आप ऐसे कार्गो से ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो जो अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो है, तो आपको फॉर एवरी 200 किलोमीटर 1 डे अलॉट किया जाएगा। मीन्स फॉर एग्जांपल अगर आपका डिस्टेंस 300 किलोमीटर का है तो आपको 1 डे फॉर 200 किलोमीटर एंड नेक्स्ट 1 डे फॉर नेक्स्ट 100 किलोमीटर अलॉट किया जाएगा। मतलब 200 किलोमीटर के लिए एक दिन और अगले 100 किलोमीटर के लिए भी एक दिन अलॉट किया जाएगा। मतलब आपको टोटल 2 डेज अलॉट किए जाएंगे अगर आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो ऐसे कार्गो से जो अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो। अब हम बात करते हैं फिर ओवर डायमेंशनल कार्गो के केस में क्या होगा, क्योंकि वो उसकी स्पीड बहुत स्लो होती है। इसके लिए फॉर एवरी 20 किलोमीटर आपको एक दिन अलॉट किया जाएगा। मतलब अगर आपको 30 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो आपको 2 डेज अलॉट किए जाएंगे। फॉर 20 किलोमीटर 1 डे एंड फॉर नेक्स्ट 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा 1 डे विल बी अलॉटेड।
अब होता क्या है कि फॉर एग्जांपल मैंने 200 किलोमीटर के लिए 1 डे ले लिया, पर किसी वजह से हम 1 डे के अंदर वो 200 किलोमीटर डिस्टेंस कवर नहीं कर पाए, तो उस केस में हमें एक्सटेंशन लेना होगा फॉर ईवेबल वैलिडिटी। तो उस केस में हमें क्या करना है, हम एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको अप्लाई करना पड़ेगा जो भी आपने ईवेबल जनरेट किया था उसकी एक्सपायरी से 8 घंटे के अंदर अंदर। ओके, सो अब हम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ईवेबल का कैंसिलेशन कब होता है और कैसे कर सकते हैं। ईवेबल जो भी आप जनरेट करोगे आप उसे एडिट नहीं कर सकते। मीन्स अगर आपसे कोई भी गलती हो गई है, फॉर एग्जांपल आपने वैल्यू ज़्यादा डाल दिया ईवेबल में, बट बाद में आप कम वैल्यू ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो उस केस में क्या ऑप्शन है कि ऑप्शन ये है कि आप उसे एडिट तो नहीं कर सकते, लेकिन आप कैंसिल कर सकते हैं उसे। तो और कैंसिल भी आपको उसके जनरेट करने के 24 घंटे के अंदर अंदर करना होगा। मीन्स आप उसमें कोई एडिशन नहीं कर सकते, आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, आप उसके अंदर सिर्फ कैंसिलेशन ही कर सकते हो, वो भी 24 घंटे के अंदर अंदर। लेकिन इसके अंदर एक एक्सेप्शन है, मतलब अगर कोई ऑफिसर ने आपकी गाड़ी की चेकिंग करी जिसके अंदर आपने ट्रांसपोर्टेशन कराया है, तो वो आपका ईवेबल भी वेरीफाई कर लेगा, मतलब चेक कर लेगा और उसकी डिटेल अपने सिस्टम में डाल देगा। अगर उस ऑफिसर ने ऐसा किया इन ट्रांजिट आपके ईवेबल को लेकर, तो फिर आप उस ईवेबल को चाहे 24 घंटे ही क्यों ना हुए हो, अभी 24 घंटे के अंदर भी आप ईवेबल कैंसिल नहीं करवा सकते। ईवेबल के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए टैक्स पेयर खुद फर्निश करता है। अब उसमें आगे की बात करते हैं डिटेल्स के बारे में। तो डिटेल्स क्या क्या होते हैं पार्ट ए में? पार्ट ए में GSTIN होता है सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों का। प्लेस ऑफ डिलीवरी, कहाँ पे आप डिलीवरी कर रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन आएगी। डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जांपल अगर आपका टैक्स इनवॉइस हो तो टैक्स इनवॉइस का नंबर, टैक्स का इशू डेट, टैक्स इनवॉइस का इशू डेट, गुड्स कितने वैल्यू के ट्रांसपोर्ट कर रहे हो और रीजन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये सब आपको फर्निश करना होगा। तो अब हम बात करते हैं पार्ट बी के बारे में ऑफ ईवेबल। पार्ट बी ट्रांसपोर्टर को फिल करना होता है। इसमें ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आती है। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टर का डॉक्यूमेंट नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप रेल से अपना माल सप्लाई कर रहे हो तो रेलवे का रिसिप्ट नंबर आएगा। अगर आप ट्रक से माल भेज रहे हो या किसी भी व्हीकल से भेज रहे हो तो व्हीकल का नंबर आएगा। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि क्या रेसिपिएंट के पास ऑप्शन होता है ईवेबल को रिजेक्ट करने का। सो यस, रेसिपिएंट चाहे तो ईवेबल को रिजेक्ट कर सकता है, बट वो भी विद इन 72 आवर्स के अंदर, और वो भी गुड्स की डिलीवरी से पहले। मतलब गुड्स उसके पास आए डिलीवरी के लिए उससे पहले विद इन 72 आवर्स के अंदर अंदर उसको ईवेबल को रिजेक्ट करना है। और अब हम आगे पढ़ते हैं कि क्या GST लॉ के अंदर ऐसे कोई केसेस हैं जहाँ पे हमें ईवेबल जनरेट नहीं करना है। तो यस, देयर आर सम नोटिफाइड केसेस जहाँ पे आपको ईवेबल जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है।